नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं अमृतसर आ गया कहानी। यह कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। यह कहानी हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पहले भी और अन्य कहानियाँ अन्य रचनाएं पढ़ी है। उसी प्रकार यह भी कहानी हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। अभी जो है एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ज़्यादा संभावना है, तो उसी के दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं यह कहानी। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे, यानी गाड़ी के जो डिब्बा था वहाँ पे बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। यानी वह लेखक के बाजू वाले सामने वाली सीट पर एक सरदार जी बैठे थे, वह लाम के किस्से यानी युद्ध के किस्से सुना रहे थे। और वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। यानी वह सरदार जी जो है वह लाम के दिनों में किस की लड़ाई में भाग लिया था? इंग्लैंड के, जापान के, बंगाल के, तो बर्मा की लड़ाई में भाग लिया था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। लड़ाई में भाग ले चुके थे यानी बर्मा की लड़ाई में, और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते। यानी खी करके हंसते और गोरे फौजी यानी जो अंग्रेजी सिपाही थे उनकी खिल्ली उड़ाते। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। यानी डिब्बे में कितने पठान व्यापारी थे? तो 3 पठान व्यापारी थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। यानी जो ऊपर के बर्थ पर जो लेटा हुआ पठान था उसका हरे रंग का पोशाक पहना हुआ था और लेखक के बाजू वाले सीट पर या बाजू में एक दुबला बाबू बैठा था, उसका वह मजाक उड़ा रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था। यानी दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला था? इलाहाबाद, दिल्ली, झेलम। तो वह जो है पेशावर का रहने वाला था, या जान पड़ता था, यानी ऐसा पता चलता था कि वह पेशावर का रहने वाला है, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ढापे बैठी थी। यानी लेखक के दाई ओर जो है, यानी दाई ओर की बाजू में जो है यहाँ एक बुढ़िया मुँह सिर ढाँपकर बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यानी लेखक की किस ओर बैठकर बुढ़िया माला जप रही थी? दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर नीचे? तो दाईं ओर। दाईं ओर, याद रखिए, पूछा जा सकता है। कुछ लोग कह रहे होंगे संभव है कि 2-1 और मुसाफिर भी रहे हो, यानी अन्य कुछ भी लोग रहे हो 2-1, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियाँ उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था। यानी लेखक वो बाहर की अ, लहरी उठ रही थी हवा के साथ गेहूं की, वह देखकर खुश थे। और वह खुश थे, क्यों खुश थे? क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। यानी लेखक दिल्ली में किस लिए जा रहे थे? किसी के शादी में नहीं, तो स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे थे। याद रखिए। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झूठे पुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ फूटे में बीत जाना पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झूठ-फूट और भी गहराता चला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए यहाँ से। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झूठ-फूटा और गहराता चला जाता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया था और लोग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगे थे। भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी? यानी उसी समय में पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ, पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई और लोग जो है उसके बारे में तरह-तरह के जीवन यापन यानी भविष्य में जीवन किस प्रकार होगा इसका रूपरेखा कर रहे थे। पर किसी भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती, यानी किसी की कल्पना बहुत दूर तक नहीं जाती। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार-बार मुझ में पूछ रहे थे। यानी लेखक के सामने बैठे हुए सरदार जी जो थे, वह बार-बार लेखक से पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में? यानी लेखक को पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर, जो सरदार जी पूछ रहे थे, पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब जो है, जो मुस्लिम लीग के नेता, वह पाकिस्तान में रहेंगे या बम्बई में?
कर बस जाएंगे। और मेरा यानी लेखक का एक ही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में तुक क्या। यानी वह लेखक एक ही जवाब देते कि वह बम्बई क्यों छोड़ेंगे, वह तो बम्बई में रहेंगे और पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। यानी जो भी बातें शुरू से चल रही थी उसी में कुछ ऐसे भी तुक लगाए जा रहे थे, तर्क निकाले जा रहे थे कि लाहौर और गुरदासपुर में कौन सा शहर किधर जाएगा, लाहौर किधर जाएगा, गुरदासपुर किधर जाएगा, भारत में जाएगा पाकिस्तान में। ऐसे वहाँ बातें चल रही थी, हंसी मजाक गपशप चल रही थी, कोई अंतर नहीं था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा, यानी कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा या कौन सा कदम गलत होगा। इसका जो किस प्रकार उस समय वातावरण था, यह हमने झूठा सच उपन्यास में पढ़ा है। कौन सा गलत, यानी कौन सा कदम गलत होगा, कौन सा समय गलत होगा, कौन किसको मारता है, कुछ नहीं है। और कौन पाकिस्तान बन जाने का जोश था, यानी एक और जो था पाकिस्तान बन जाने का जोश, तो दूसरी ओर और हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। यानी एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, उत्साह था, और एक और हिंदुस्तान बन जाने का। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यूँ ये आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। यानी ऐसा लगता था कि देश आज़ाद हो जाने पर दंगे जो है अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झूठपुटे में आज़ादी की सुनहली धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। यानी कौन सा स्टेशन, झेलम का स्टेशन पीछे छूटा था, और झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाले बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान की रोटी के टुकड़े निकालकर अपने साथियों को देने लगा। यानी पठानों ने किस स्टेशन जाने के बाद या किस स्टेशन के पश्चात खाना खाना प्रारंभ किया, तो झेलम स्टेशन जाने के बाद पठानों ने खाना खाना प्रारंभ किया। और खाने में क्या था, एक उबला हुआ मांस और नान की रोटी थी, याद रखिए। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे, यानी हंसी मजाक में करते हुए वह लेखक के बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। पठान, काले बाबू, काले बाबू, ताकत आएगी, आम जैसा हो जाएगा, बीबी अ, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। यानी वह पठान कहते कि खा ले बाबू ये मांस और नान की रोटी, खा ले, हम जैसा ताकतवर बन जाएगा और बीवी भी तुझसे खुश हो जाएगी। काले काले दाल को का तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। यानी वो कहता है कि काले दाल को, यानी तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे, यानी वो तू दाल खाता है इसलिए दुबला है, ऐसा कहने पर डिब्बे में जो अन्य यात्री थे वह हंसने लगे। बाबू ने पुश्तों में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलता रहा। इस पर पूरे पठान ने हंसी कर कहा, ओ जालिम, हमरे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त ये, और किसी चीज़ का नहीं। यानी वो पठान कहने लगे हैं, दूसरा पठान हंसकर, अरे वो जालिम, तू हमारे हाथ से नहीं लेता तो खुद अपने हाथ से ले, यह बकरे का मांस है, अन्य किसी प्राणी का नहीं है, खुदा कसम, ऐसा करता है, खुदा कसम। ऊपर बैठा पठान चहककर बोला, यानी ऊपर बैठा पठान जो है चहककर बोलता है, ओ खंजीर के तुम इधर, अ, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है, हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा, ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। यानी वो ऊपर बैठा हुआ पठान जो है कहता है कि वो खंजीरे के, तुम्हें यहाँ कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी जान पहचान का कोई नहीं है, कोई नहीं देखेगा, तू हमारे साथ यहाँ पर बोटी खा, मांस खा, और हम तेरे साथ दाल पिएगा, यानी दाल पिएंगे, ऐसा कहते हैं। और ये ऐसा होता ही है, बहुत सारे लोग मेरे पहचान के मेरे मित्र हैं, वह क्या कहते हैं, घर में कहीं पूछने पर बताते कि हम मांस मछली नहीं खाते हैं, अंडे वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर यदि जब जाते हैं तो होटल में चिकन बिरयानी खाते हैं, अंडा पाव खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, और वो पूछने पर बताते हैं कि हम नहीं खाते, लेकिन हमें सब कुछ पता रहता है। खैर छोड़िए, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस पर कह कहाँ कर उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा, यानी दुबला पतला बाबू जो है हंसता सिर हिलाता रहा, और कभी कभी दो शब्द पश्तों में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात है, अब काता है, और तू हमरा मुंह देखता है,
सभी पठान मगन थे। यानी वो कहते हैं कि अ, तू हम खा रहे हैं और तू हमारा मुँह देख रहा है कि अच्छा नहीं लगता। सभी पठान जो है खाने में मग्न थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी करके करने लगे। अधोलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। यानी जो सरदार जी जो बोलते हैं कि ये इसलिए नहीं तुमसे रोटी और मांस नहीं लेता कि क्योंकि तुमने हाथ नहीं धोया, और वह अधलेटी मुद्रा में बैठे हैं तो उसका तोंद जो है सीट के नीचे लटक रही है। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। यानी तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही तुमने खाना प्रारंभ किया है, खाने की पोटली खोल दी है, इसलिए जो है बाबूजी जो है यानी वह दुबला बाबू जो है खाना नहीं लेता। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी, यानी आंख मारकर इशारा किया और फिर खींची करने लगे। मांस नहीं खाता ए बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता। फिर कह कहकर उठा। यानी वो पठान कहता है कि मांस नहीं खाता तो यहाँ क्या करता है तू, जनाना डिब्बे में जाओ, यानी जहाँ पर स्त्रियों का डिब्बा है वहाँ जाओ। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे। यानी डिब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे। पुराने मुसाफिर कौन कौन थे? 3 पठान, एक लेखक, और एक सरदार और एक दुबला बाबू, यानी ये 3 और वो 3 पठान, यानी 6 लोग ये पुराने यात्री थे, याद रखिए मुसाफिर थे। बाकी के नए लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उतर रहे थे, बैठ रहे थे स्टेशन आने पर। पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरफ़ा की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। यानी पुराने मुसाफिर थे तो बोलने में एक एक सहजता आ जाती है। वो इधर आ बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ ज़ालिम किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। यानी तभी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिर अंदर आ रहे थे। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। यानी किसी ने पूछा कि कौन सा स्टेशन है। फिर लेखक ने कहा वजीराबाद है शायद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। यानी पहला झेलम है, दूसरा वजीराबाद है, याद रखिए। लेखक ने बाहर देखकर कहा कि वजीराबाद है। हमारे नांदेड़ में भी वजीराबाद है, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ये वजीराबाद अलग है। हमारे नांदेड़ के वजीराबाद में ट्रेन नहीं जाती भाई साहब। पहला झेलम, दूसरा वजीराबाद। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। यानी वजीराबाद स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर पर खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। यानी तभी एक घटना घटित हुई। एक आदमी जो है बाजू वाले या साथ वाले डिब्बे से उतरा और उतरकर वह नल पर पानी लेने के लिए लोटा लेकर गया और तुरंत वह भागता हुआ आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया। यानी वह भागते हुए आ रहा है, लोटा हिल रहा है और पानी अ, नीचे गिर रहा है, और उसने बहुत कुछ उस दृश्य ने लेखक को बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बों की ओर भाग रहे थे। यानी नल में बैठे अन्य यात्री भी थे, नल के पास पानी पीने या पानी भरने आए थे, वह भी भाग रहे थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया। यानी देखते देखते भीड़ जो है कम हो गई और प्लेटफॉर्म पर खाली हो गया। मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। यानी कहीं कोई गड़बड़ दिख रही है, ऐसा दुबले बाबू ने कहा लेखक से। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। यानी कुछ तो है, क्या है, कुछ तो है, लेकिन निश्चित रूप से क्या है, क्या हो रहा है, ये कोई नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाप गया था। यानी लेखक अनेक मारकाट दंगल देखे थे, तो देखते हुए उसको पता चला लेखक को कि दंगा है। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, यानी जल्दी से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। यानी दंगों के चिन्ह क्या क्या थे, तो लेखक ने क्या क्या भापा? खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, ये सभी दंगों के चिन्ह चिन्ह थे, निशानियाँ थी, याद रखिए।
पूछा जा सकता है। दंगों की निशानी क्या क्या थी? खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग और चुप्पी और सन्नाटा। तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। यानी यहाँ से समझो ये ट्रेन है, यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ से एक दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से एक, तो इस दरवाजे की तरफ से आवाज़ें आ रही थी। ये चित्र निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन निकाल कर दिखाया। वैसे चित्र मुझे बनाना आता ही नहीं है। हल्का सा शोर हुआ, कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। यानी कोई मुसाफिर जो है अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं जगह। यानी कहाँ घुस कर आ रहा है? जगह नहीं है। बोल दिया जगह नहीं है। किसी ने कहा, बंद करो जी दरवाज़ा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाज़ें आ रही थी। यानी यूं ही मुंह उठाकर घुसे आते हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही है। कितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता। यानी कितनी देर तक? बहुत देर तक जो है कोई अंदर बाहर से मुसाफिर यात्री जो है अंदर आने की चेष्टा करता। अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते। यानी अंदर बैठे मुसाफिर, मत आओ मत आओ मत आओ, जगह नहीं ऐसा कहते हैं रहते हैं। पर एक बार, यानी एक बार वह जैसे तैसे करके वह अंदर घुसकर आता है। अंदर आ जाता तो विरोध, यानी अंदर आ जाता है तो विरोध खत्म हो जाता है। ये दृश्य मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं कभी भी हर रोज़ यात्रा करता हूँ थोड़ी सी। और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुस जाते हैं। यानी फिर वही मुसाफिर इस स्टेशन पर अंदर के जो विरोध था उस विरोध का सामना करते हुए अंदर आता है और फिर अगले स्टेशन पर वही चिल्लाने लगता है कि अंदर जगह नहीं है, मत आओ ऐसा। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में अंदर घुसता दिखाई दिया। यानी तभी दरवाजे पर शोर बढ़ता गया और तभी मैले कुचले कपड़ों समेत एक मूछों वाला आदमी दरवाजे के अंदर आया दिता हुआ दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूरी ही हलवाई की दुकान करता होगा। यानी चिकट चिकट कपड़े, जैसे वो तेल ऑयल जो होता है वो जब तलता है तो उसके छींटे वो गिरकर एक चिकनाहट कपड़ों पर आ जाती है काले रंग की। तो उसके पता चलता है कि वह हलवाई दुकानदार था। वह लोगों की शिकायतों, आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक, यानी वह किस रंग का संदूक लेकर आ गया वह हलवाई या काले मूछ वाला, तो वह काले रंग का संदूक, याद रखिए काले रंग का, और घसीटने लगा। यानी काले रंग का संदूक रखा और घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उसके पीछे 16-17 साल की बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। यानी याद रखिए तभी वो संदूक रखा और आ जाओ ऐसा वो किसी को कह रहा था। तभी उसके सामने से एक पतली सूखी औरत यानी स्त्री नजर आई और उसके पीछे कितने साल की लड़की? 16-17 साल की लड़की। याद रखिए पूछा जा सकता है, ऐसे ही बारीकी से प्रश्न पूछ रहा है आजकल। तो ऐसे ही 16-17 बरस की लड़की, सावली सावली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्ला रहे थे। सरदार जी को कुल्लों के बल उठकर बैठना पड़ा। यानी सरदार जी उठकर बैठ गए। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है। यानी सरदार जी कहते हैं कि बंद करो जी दरवाज़ा, आपने बाप का घर समझा है। यानी ये सरदार जी के बाप की भी कहाँ ट्रेन है, ये सरदार जी को भी पता नहीं है। ट्रेन तो सार्वजनिक है भाई। मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। अब वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था। यानी वह आदमी जो है अपना सामान घसीटते हुए जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी संडास के, यानी उसकी पत्नी और बेटी जो वॉशरूम के दरवाजे से साथ लग कर खड़ी थी। और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाए। यानी अन्य लोग कह रहे कि और कोई डिब्बा नहीं मिला, अन्य कोई स्थान जगह नहीं मिली, औरत को भी यहाँ लेकर आया स्त्री को। वह आदमी पसीने से तरबदर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। यानी वह आदमी जो है
पसीने से तरबदर हुआ था, भीग चुका था और वह सामान अंदर घसीटता था। संदूक के साथ रस्सियों से बंधी खाट की पाटियाँ अंदर खींचने लगा, यानी संदूक के साथ जो खाट की पाटियाँ होती है, खाट यानी चारपाई, चारपाई की पाटियाँ रस्सी से बंधी हुई उसकी जो गट्टा है वह अंदर खींच रहा है। टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, यानी वो कहता है कि टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए वो बहुत सारे लोग डिब्बे के चुप हो जाते हैं। पर बर्थ पर बैठा पठान उछल कर बोला, यानी जो बर्थ पर बैठा हुआ पठान जो है उछल कर जोर से बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ये इधर जगह नहीं है। यानी वो पठान कहता है कि देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी, पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई। यानी याद रखिए, तभी पठान ने ऊपर की बर्त से ही अपनी लात लगाई और मारी और वह लात उस आदमी को न लगकर उसकी दुबली पत्नी को, सूखी सी पत्नी को लग गई। याद रखिए, पठान की लात किसको लग गई, ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम बता देते कि हलवाई से। ऐसे ही, क्योंकि हमें वो याद रहेगा, लेकिन वह लात किसको लगी थी, तो उसके पत्नी, हलवाई की पत्नी को लगी थी। याद रखिए, पूछा जा सकता है। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था, यानी उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ झगड़ा करने या बातचीत करने के लिए समय नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया, यानी डिब्बे में सब कुछ शांति छा गई। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई, यानी पहले उस हलवाई ने सामान अंदर लेते हुए कौन कौन सा सामान पहले डाला, ये पूछा जा सकता है। तो पहले काले रंग का संदूक डाला, फिर उसके बाद फिर पहले काले रंग का संदूक, फिर खाट की पाटियाँ डाली और उसके बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ डालने लगा। याद रखिए, बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। इस पर ऊपर से बैठा पठान की सहन क्षमता चूक गई, यानी ऊपर बैठा पठान की सहन क्षमता जो है टूट गई। निकालो इसे, कौन है ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया। यानी वह नीचे की बर्थ पर बैठा हुआ पठान था, उसने वह उसका जो संदूक था वह नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। यानी बाहर से एक लाल कपड़े का जो कुल्ली था वह बाहर का सामान अंदर पहुंचा रहता। उनकी पत्नी को चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए, यानी उसकी पत्नी को चोट लग गई, इसलिए अन्य मुसाफिर जो है चुप हो गए। केवल कोने में बैठो बुढ़िया कहर लाए जा रही थी, यानी कोने में जो माला फेरते हुए बैठी बुढ़िया थी वही वहाँ कुछ कह रही थी। ये नेक बख्तों, बैठने दो, यानी वो नेक लोगों बैठने दो। आ जा बेटी, तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमों, बैठने दो, ऐसा वह बुढ़िया कहने लगी। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा, यानी बाहर से जो है कुली दे रहा है और वह इंसान ले रहा है, तो आधा सामान ही आ गया होगा। सहसा गाड़ी सरकने लगी, यानी उतने में गाड़ी जो है निकलने लगी, सरकने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, यानी वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाने लगा कि छूट गया सामान, छूट गया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर के पांव तक काँप रही थी, यानी जो बाहर की जो लड़की है, बाहर की नहीं, वहीं पर 16-17 बरस की जो लड़की है उस हलवाई की, वह वॉशरूम के दरवाजे के वहाँ पर खड़ी होकर वह काँप काँप कर बोल रही है, चिल्ला रही है कि छूट गया सामान, उतरो उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंठहारा पकड़कर नीचे उतर गया। वह आदमी उसने पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजों को दोनों हाथों से दबाया, हाय हाय करती नीचे उतरी। यानी पहले उसने सामान फेंका, फिर वह खुद उस डंडे को पकड़कर नीचे उतरा, फिर उसकी बेटी और फिर उसकी पत्नी अपने कलेजे को पकड़कर नीचे उतरी। याद रखिए, पूछा दबाए, नीचे उतरी, कलेजों को दबाए। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। यानी वो बुढ़िया कह रही कि बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा शोर बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, यानी तुम्हारे दिल से जो दर्द है वह मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने सुने प्लेटफॉर्म को लांघकर आगे बढ़ गई, यानी गाड़ी आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था,
पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं थी। यानी पठानों का विरोध कर पाने की बुढ़िया में हिम्मत नहीं थी या नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, यानी तभी दुबले बाबू ने लेखक के बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। यानी किस स्टेशन पर आग लगे, किस स्टेशन के बाद या किस स्टेशन पर आग लगने का दृश्य दिखाई दिया, तो वजीराबाद। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे पीछे छट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई थी। यानी शहर में आग लग गई है, दंगा हुआ है, सभी मुसाफिर यात्रियों को पता चला और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था। यानी दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वो डर रहा था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ गए, यानी एक दूसरे की सीट बदलने लगे हैं। समझो इस दिशा में बैठे वाला इंसान यहाँ पर देखते देखते बोर हो जाता है, गर्दन दुखने लगती है, तो यहाँ यहाँ पर इस सीट पर बैठा हुआ इंसान यहाँ जाता है और यहाँ का इंसान यहाँ आता है। ऐसे वो एक दूसरे की सीट बदलने लगे। मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव छा गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह डिब्बे में किसी ने नहीं पूछा। यानी कौन सा स्टेशन था यह किसी ने कुछ नहीं पूछा। वजीराबाद किसी ने, यानी किसी ने पूछा कि कौन सा स्टेशन है, तभी किसी ने कहा कि वजीराबाद है। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया। यानी वजीराबाद है स्टेशन का नाम सुना ही जो वह उनके मन का तनाव जो है ढीला पड़ गया। जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। यानी वो पठानों का इलाका था। एक पठान ने अपनी बास्कट की जेब में से नसवार की डिब्बी है, यानी जो ऐसे नाक से सूंघते हैं, ऐसे अंदर खींचते हैं, उसको नसवार कहते हैं। नसवार की डिब्बियाँ निकाली और नाक में नसवार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियाँ निकालकर नसवार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। यानी बुढ़िया अपना अपना काम कर रही थी, माला जप रही थी। किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नजर आते। लगता उसमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशाल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो लो पियो पानी, लो पियो पियो पानी। औरत के डिब्बे में औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल गए पानी पीने के लिए। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह, यानी किस स्टेशन के बाद भिश्ती पानी देने के लिए आया, तो वजीराबाद स्टेशन के बाद, याद रखिए। वह इस बार इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। कौन भिश्ती? गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। यानी खिड़कियां बंद कर दी। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ें आने लगी। किसी अज्ञात अशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। नीचे उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था क्योंकि वो डर रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द एक ही औरत, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तू मर्द के नाम को बदनाम करता है। यानी वो ऊपर बैठा पठान कहता है कि ये तू स्त्री है या पुरुष है, तू डर के मारे नीचे सीट के नीचे क्यों बैठा है? मर्द है तो
ऊपर बैठ, ऐसा वो कहता है। जब अब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर दरवाजे में बैठा हूँ बाहर के, तो मेरे पास एक गौरैया आई है। मोबाइल में क्लास चालू है इसके वजह से, नहीं तो मैं उसकी तस्वीर खींचता। काफ़ी इधर बड़ा मदे में आई है, चौकट पर आ गई है। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे, यानी वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा, यानी वो कहते हैं कि ऐसे आदमी को जो बेगैरत है, यानी वो पुरुष नहीं स्त्री की तरह डर रहा है, तो ऐसे लोगों को हम डिब्बे में नहीं बैठने देंगे। वो बाबू अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो, यानी वो पठान कहता है उस दुबली बाबू को कि तुम अगले डिब्बे में उतर कर, अगले स्टेशन पर उतर कर जनाना डिब्बे में यानी स्त्रियों के डिब्बे में जाओ। मगर बाबू की हजीर जबानी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो गया। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा पड़ा, यानी कुछ समय बाद वह सीट पर आ बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे, यानी बाहर से कोई पत्थर फेंकेगा, गोली मारेगा, इस डर से खिड़कियां बंद की जा रही थी। इसी डर से वह दुबला बाबू जो है सीट से उतर कर नीचे बैठा था। कुछ भी कहना ठीक नहीं था। मुमकिन है कि एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे, यानी वह किसी एक मुसाफिर ने, एक यात्री ने अपनी खिड़की बंद की हो, तो वो उसे देखकर सभी खिड़कियां बंद करने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र करने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूट कर धीमी पड़ जाती। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते, यानी रफ्तार कम हुई तो एक एक दूसरे की ओर देखते। कभी रास्ते में ही रुक जाती, यानी कभी रास्ते में रुक जाती, तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे, यानी पठान ही निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, यानी पठान भी चुप हो गए थे, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। यानी पठान के बातों में अन्य यात्री कोई शामिल होने वाला नहीं था, वही बोल रहे थे, तो उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, यानी धीरे धीरे उनको नींद आने लगी, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सिर पर टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे बैठे सो गई थी। बुढ़िया जो थी वहाँ ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ती की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। तस्बीह निकालकर खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया था, यानी खिड़की के बाहर देखने पर आकाश में चांद निकल आया था। चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त सिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगी, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, यानी सहसा वह दुबला बाबू जो है खिड़की में से बाहर झांककर ऊंची आवाज में बोला, हरबंस पूरा निकल गया है। यानी वह ऊंची आवाज में बोला कि हरबंस पूरा निकल गया है। अब तक कौन कौन से स्टेशनों का नाम आया है? पहले झेलम, फिर वजीराबाद और फिर हरबंस पूरा निकल गया, ऐसा उसका जोर से बोला। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली हो। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, यानी वो चौंक कर बोला कि क्यों क्यों चिल्लाता है? इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। यानी वो बाबू जो है कहता है तू इधर उतरेगा हरबंसपुरा में, जंजीर खींचूं? यानी वो एक उत्साह के साथ बोल रहा है। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा आपके उसके नाम से अभिज्ञ था। कौन? वो पठान। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। पठान कहता है कि तू यहाँ पर उतरेगा, खींचू चैन, ऐसा कहा, और वो बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया।
बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झाँकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक एक रस रफ्तार टूट गई इंजन की। थोड़ी देर बाद खटाक खटाक सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली। अ, बाबू ने झाँककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, यानी शहर आ गया है। ऊंची आवाज़ में बोला, अमृतसर आ गया है। यानी ऊंची आवाज़ में बोला कि अमृतसर आ गया है। कौन कौन से नाम आए हैं आज तक, अभी तक? पहला हरबंसपुरा, दूसरा वजीराबाद, तीसरा नहीं, पहला झेलम, दूसरा वजीराबाद, तीसरा हरबंसपुरा और चौथा जो है वह अमृतसर आ गया है, ऐसा वह चिल्लाया। उसने फिर कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की। ऐसा वह करने बोलने लगा वह दुबला बाबू। किसको? अमृतसर। अमृतसर आकर क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हिंदुओं का इलाका प्रारंभ हो गया था। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या बे बाबू, बाबू हमको कुछ बोला? यानी वो पठान बोलता है कि क्या बे बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी तेरी मैं, यानी अन्य मुसाफिर भी बोल रहे हैं कि बाबू का साथ देने के लिए, नीचे उतर, तेरी तो मैं। हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस, यानी वह दुबला बाबू बोल रहा है। ओ बाबू, बकबक नहीं करो, नहीं करो, ओ खजीर के तुख्त, तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, अब तुम्हारा जबान खींच लेगा। यानी वह कहते कि हमने कहा कि आप तुम्हारी जबान खींच लेंगे। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक काँप रहा था। कौन बाबू? बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। यानी वो सरदार जी कहता है कि अभी बस करो, थोड़ी समय का सफ़र बाकी है, अभी तुम बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूँ तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया कुछ पठान को, तेरी तो मैं तेरी लात न तोड़ूँ तो कहना, ऐसा वो कहता है। ओ हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था। अपने हमने भी निकाला। एक ये इधर हमको गाली देता, हम इसका जबान खींच लेगा। कौन? पठान बोल रहे हैं। बुढ़िया बीच में बोल उठी, वे वे जिन जोगियो आराम नाल बैठो। यानी वो जिन योग्य आराम बैठो। ये रब दिए बंदियों कुछ होश करो। ये इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। वे जिन जोगियो आराम नाल बैठो, वे रब दियो बंदियों कुछ होश करो। ये कथन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर सिक्का बदल गया, कहानी का नाम दिया जाएगा। यानी सिक्का बदल दिया कहानी में भी इस प्रकार के कथन हैं। वे जीने जोगियो, कौन सी कहानी है वो? गुलेरी जी की, नाम याद नहीं आ रहा था। बहुत बार पढ़ी है, मुझे मुखदगत भी कहानी है, वो लहना सिंह वो उसके पात्र है, लेकिन उस कहानी का नाम नहीं याद आ रहा है, कैसे है भाई? तो उस कहानी में भी ऐसे ही कथन है, लहना सिंह, वहाँ सूबेदार सूबेदारनी होरा, ऐसे उसके उसके पात्र है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 1915 में प्रकाशित हुई कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध पर है, लेकिन अभी नाम नहीं याद आ रहा। उस कहानी में भी ऐसे ही कथन है। खैर छोड़िए, नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बताइए। वे जिन जोगी हो, यानी वो तो आप जीने योगी है, आराम नाल बैठो, यानी आराम से बैठो। रब देने बंदियों कुछ होश करो, यानी रब पर कुछ विश्वास करो, होश करो, ऐसा। अभी उस कहानी की कथा वस्तु सब कुछ याद है, उसमें भी ऐसे ही कथन है। तो सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, और वह कहानी कौन सी है देखो, नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, उसने कहा था कहानी में भी ऐसे कथन है। तो ये 3 पर्याय दिए जाएंगे। उसने कहा था, सिक्का बदल गया और अमृतसर आ गया। तो ये किस कहानी का कथन है? आप गड़बड़ा जाओगे। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ा जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल
तेरी मैं उस पठान बनाने वाली की। यानी बाबू कहता है कि तो अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तू अब हमारा इलाका है, ऐसा कहता है बाबू। तेरी तो मैं पठान बनाने वाली की देखो, ऐसा वो बाबू बोल रहा था। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुक गई। यानी तभी गाड़ी जो है अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुक गई। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। यानी पीछे वजीराबाद पर दंगा हुआ था। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। यानी सभी को भूख और प्यास किस स्टेशन पर लगी थी, तो अमृतसर। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए। यानी अन्य तीन चार पठान लेखक के डिब्बे के बाहर आ गए। खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। कौन पठान? मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। यानी घूम कर लेखक ने देखा तो बाबू जो था डिब्बे में न था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया गया था। मेरा माथा ठिनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए थे। यानी किस स्टेशन पर पठान अपनी अपनी गठरी लेकर डिब्बे से बाहर निकल गए थे? अमृतसर स्टेशन पर, याद रखिए। अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा। अ, खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। यानी एक तरफ से बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। किसके? बाबू के। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा ली थी। यानी किस स्टेशन पर लोहे की एक छड़ बाबू के हाथ में थी, तो अमृतसर। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी। पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। यानी डिब्बे में पठान नहीं थे और वह न पाकर वह हड़बड़ा उठला। निकल गए हरामी हरामी मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सीट पिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। यह बाबू बोलता है। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियाँ खा ली थी। यानी डिब्बे में जो भूखे मुसाफिर थे उन्होंने कौन सा खाना खा लिया था, तो पूरियाँ खा ली थी अमृतसर पर, और पानी पी लिया था। गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उसने जान माल को खतरा नहीं था। किसको? बाबू के। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे 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 गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे। यानी नींद आने लगी। मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकल कर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। बाबू उसको ये करने के लिए बाबू के सिर पर। गाड़ी की हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। यानी लेखक को भी नींद आ रही थी। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए। यानी अमृतसर पहुंचने के बाद
डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे, यानी सो गए थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता है, यानी आज भी आप कभी पैसेंजर गाड़ी में सफ़र करते हो रात के समय में, तो देखिए ये 12-1 बजे ये कैसे किस प्रकार इंसान सोए होते होते हैं। अभी हाल ही में मैं कुछ समय के पश्चात, यानी पिछले महीने पिछले महीने ही लगभग 1 महीने पहले मैं बम्बई जा रहा था। हमारा रिजर्वेशन का टिकट था, तो अन्य यात्री जो है आकर हमारे डिब्बे में जो बर्थ था उसके आस-पास वह दोनों सीट के बीच में सोए हुए थे बहुत सारे लोग। डिब्बों लाशें से भरा है, यानी वो लाशें थी वो इस प्रकार सोए थे। पास बैठे बाबू नज़र पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुँह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नज़र आता। किसी-किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटी खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे और किसी स्टेशन से सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रही थी, यानी सिग्नल के लाइट। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट शोर सुनाई दिए। किसको? लेखक को। लेखक भी सो नहीं रहे हैं। और धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था वो फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की सी आवाज़ आई। यानी लेखक के पीछे वाले डिब्बे में के पास जो है, ऐसे वह खरोचने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ-साफ सुना, लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था लाठी से। मैंने झाँककर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़कर आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बंद रंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पाँव, और उसके 2 गठरियाँ उठा उठा रखी थी। यह शायद वो हलवाई और उसका परिवार था। बोझ के कारण उससे दौड़े नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार-बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, "आजा, आजा, जा तू तू भी चढ़ आजा, आजा।" दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। अ, "खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते, दरवाज़ा खोलो।" आवाज़ आ रही थी। वह आदमी हाँफ रहा था, "खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी।" यानी ये दूसरा आदमी था, वो हलवाई नहीं था। सहसा मैंने देखा, बाबू हड़बड़ाकर उठ उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, "कौन है? इधर जगह नहीं है।" बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, "खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी।" यानी बाहर वाला जो आदमी कौन है? वह मुस्लिम है, खुदा के वास्ते कह रहा है इसलिए। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर कर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। "नहीं है जगह, बोल दिया।" यानी बाबू कहता है कि नहीं है जगह, बोल दिया ना, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया, यानी खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट शब्द से सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली, यानी दरवाज़ा खुला और जगह मिल गई और उसने एक राहत की सांस ली। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में से छड़ चमकते देखा, यानी बाबू के हाथ से वो छड़ था लोहे का, वह चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही देखते डर गया, यानी बाबू ने मार दिया। मेरी टांगें लरज़ गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे से लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें 7 फूट पड़ी। किस? उस आदमी के।
मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह दो दो एक बार या अल्लाह करके बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, यानी उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, और अधमुंदी आंखों को जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, यानी आंखें बंद हो रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। वह कौन है और उससे किस आवादात का बदला ले रहा है? इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके उसके होठ फिर फड़फड़ाई उस आदमी के, और उसमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा वैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठों में बल पड़ने लगा था। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाई, यानी नीचे जो है पटरी के साथ भागती आ रही औरत जो है वह बड़बड़ाई और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ, यानी उस महिला को पता नहीं था। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गटरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दो गटरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी, यानी उसको वह सब कुछ मर गया था। तभी सहसा डंडा हारे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए, और वह कड़े पेट की भांति नीचे जा गिरा, और उसने गिरते ही औरत के ने यानी वह गिरा और औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी अभी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे पर भूत का भूत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, यानी वह छड़ जो है लोहे की वह फेंक देना चाहता है, ऐसा लेखक को लग रहा था। थोड़ी सी कहानी बची है। उसका हाथ, यानी उसका हाथ ये तो हो गया। दरवाजे के बाहर पीछे की ओर देखने लगा। कौन? ओ बाबू। कहाँ गया वो? बाबू अभी भी, यानी लेखक देख रहे हैं कि बाबू जो है अभी भी दरवाजे के पास में वह बूथ बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़, यानी लेखक को लगा कि वह छड़ फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूल रही थी, यानी लेखक ही डर रहे थे। और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला हिला किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ाया, और दरवाजे से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकली जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी यानी लेखक की ओर उसने नहीं देखा। थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद किया। उसने ध्यान में अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथ की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। कौन? वो बाबू जानना चाहता है। फिर वहाँ दबे पाँव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे चुरपुट छटने लगा। दिन खुलने लगा, यानी धीरे धीरे रात ढल रही है और दिन आ रहा है। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी। उसकी देह मीलों पीछे छूट गई थी। जिसको मारा था उसकी सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियाँ उठने लगी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे, यानी एक रात में अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ये कौन कहता है बाबू से? तो सरदार कहता है, बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने। डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए।
यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम ज़रूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जबान में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। कौन वो बाबू? इस प्रकार अमृतसर आ गया कहानी जो है यहाँ पर समाप्त होती है और इसकी आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। हो सकेंगे यदि हो सका तो मैं रात को लाइव क्लास भी लेने का प्रयास करूंगा कल के जैसा। तो यह सब कुछ निःशुल्कता और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारी कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।